हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेसिकली लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट किया था, तो उसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बता दूं इन द सेंस आपको याद दिला दूं कि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे सीधे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो थ्योरीज के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे आप। न्यूमेरिकल बेसिस पे बहुत कम न्यूमेरिकल्स इस पे बन पाते हैं। सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी आपके अंदर है तो आप सीधे उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं आपको जो पहले लेक्चर जो हमने इस पे किया है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो देखा था सेल के ऊपर कि सेल जो है ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जैसे हमने कहा था कि सेल क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। और इसके बाद सेल की डिस्कवरी मतलब एक इसकी हिस्ट्री के बारे में हमने देखने की कोशिश की थी कि हिस्ट्री क्या है, कैसे सेल को हम देखने लगे, कैसे हम जानने लगे कि ये सेल है, किनका किनका इसमें काफी ज्यादा प्राइम रोल है, इन्होंने अपना किस फॉर्म में अपने एक्सपीरियंस को बायोलॉजी को प्रोवाइड किया। तो इसमें हमने सबसे पहला नाम गैलीलियो के बारे में जाना था, क्योंकि गैलीलियो ही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप के बारे में बताया। और ये माइक्रोस्कोप जो है इसकी हेल्प से काफी ज्यादा थोड़ा सा एक रिजोल्यूशन पावर बढ़ पाया, थोड़ा सा सेल को हम इलाज करके देखने लगे, उनके स्ट्रक्चर अंदर की तरफ दिखने लगी। तो यहाँ पे गैलीलियो का जो रोल था वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप के रूप में इन्होंने दिया था। बाद में रॉबर्ट हुक आए थे, बाद में जो हमने देखा था वो रॉबर्ट हुक के बारे में देखा था। और ये जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने एक डेड सेल कॉर्क सेल के ऊपर अपना इसको मॉडिफाई करके, सिंपल माइक्रोस्कोप को मॉडिफाई करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया और इन्होंने इसको यूज करके फिर कॉर्क सेल के बारे में इन्होंने बताया कि प्लांट सेल में ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। उन्होंने सबसे पहले एनालाइज किया। रॉबर्ट हुक के बाद हमने ल्यूवेन हुक के बारे में देखा था। ल्यूवेन हुक के बारे में हमने देखा, इन्होंने खुद का एक डिजाइन किया माइक्रोस्कोप जिसका रेजोल्यूशन पावर काफी ज्यादा था। और ये लिविंग सेल के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट हो गए, इन्होंने ही ल्यूवेन हुक ही थे जो कि लिविंग सेल के बारे में बता रहे थे। और जिसने कि बैक्टीरिया के बारे में भी देखा था, स्पर्मेटोजोआ के बारे में भी इन्होंने बताया। ये सारे सेल्स को ये लिवेन हुक ने एनालाइज करने की कोशिश की थी और काफी बेटर वे में इन्होंने एक्सप्लेन भी किया था। अब लिवेन हुक के बाद जो हमने अगला साइंटिस्ट जो देखा था वो रॉबर्ट ब्राउन के बारे में देखा था। हमने किसके बारे में देखा था? रॉबर्ट ब्राउन के बारे में देखा था, जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि भाई न्यूक्लियस भी कुछ स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर है, जो सबसे सेंटर में है। इसके बहुत सारे डिटेल इन्होंने नहीं दिए लेकिन फिर भी न्यूक्लियस के बारे में बता दिया। बाद में रॉबर्ट ब्राउन के बाद हमने फोंटाना के बारे में पढ़ा था, जो कि इनका प्राइम डिस्कवरी जो था वो न्यूक्लियोलस के बारे में था, कि न्यूक्लियोलस के बारे में इन्होंने बताया था। और ये जो टर्म न्यूक्लियस यूज कर रहे थे ये दिया गया था बोमैन के थ्रू। बोमैन ने ये न्यूक्लियोलस टर्म दिया था। और फिर बाद में हम लोग सेल थ्योरी की तरफ गए थे, जहां पे हम लोग शिल्डन और स्वान का कंट्रीब्यूशन देखा हम लोगों ने। शिल्डन और स्वान के बाद फिर ओमनिस सेलुलाe सेलुला उसमें ऐड किया गया और फर्दर उसको कंबाइन करके मॉडर्न सेल थ्योरी, सब सारे जो पोस्टुलेट्स थे, जो भी उनकी थ्योरीज थी, सबको ऐड करके फिर उन्होंने एक मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में बताया था। तो जो ये जो सेल थ्योरी आ गई, तो सेल थ्योरी से पहले इनका कंट्रीब्यूशन प्राइम था, क्योंकि अगर ये ना होते तो शायद
आगे की बात ना होती, आज बायोलॉजी ना होती, तो सबसे पहले इनका कंट्रीब्यूशन है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, हमें इनके बारे में पढ़ना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम लोग आफ्टर सेल थ्योरी हम सेल साइज के बारे में जानेंगे कि भाई जो एक सेल होता है वहां पे डाइवर्सिटी ऑफ सेल प्रेजेंट होती है। डाइवर्सिटी ऑफ सेल प्रेजेंट होती है इसका मतलब ये है कि बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, जिनकी जो वैरायटी है, जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा है। कुछ बहुत स्मॉलर साइज के होते हैं, कुछ लार्जर साइज के होते हैं। तो वो जो साइज, जो सेल साइज की जो हम बात कर रहे हैं, वो सेल साइज कैसे डिफाइन करता है, वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सेल साइज को लिमिट करते हैं, जो सेल के साइज के उस सेल के साइज एंड देयर वॉल्यूम्स को एग्जैक्टली वो फिक्स करते हैं। कुछ तो ऐसी पैरामीटर रही होगी जिसके बेसिस पे ये सारे फंक्शन, जो एक मॉर्फोलॉजी होती है, एक सेल की जो मॉर्फोलॉजी होती है, वो उसको डिफाइन करती है। या फिर कुछ तो ऐसी कारण रही होगी ना, हम लोग मूवी में देखते हैं एक बहुत ही सिंपल एक बेवफाई वाला शायरी है, शायद आपको ये बायोलॉजी में हमेशा काम होगा। बहुत ही इसका एप्लीकेशन भी है, बहुत एप्लीकेबल भी है ये, कि एक हम लोग जानते हैं ना कि भाई एक अक्सर शाहरुख खान का अगर दिल टूटता है किसी हीरोइन के साथ, या सलमान खान का दिल टूटता है, या ऋतिक रोशन का, या कोई भी हीरो हो मूवी में दिल टूटता है, तो वहां पे कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। तो ये लेकर के किसी बहुत अच्छे शायर ने कहा है कि कुछ तो कारण रही होगी सनम बेवफाई की, है ना, कुछ तो कारण रही होगी सनम बेवफाई की। तो इस चीज को हम अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक सेल जब हम बात करते हैं तो शायद ये इतना छोटा है, कुछ सेल इस स्ट्रक्चर के प्रेजेंट हैं, ठीक है, कुछ सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है कि नहीं। तो ऐसे ये क्या फैक्टर हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो सेल के साइज को डिफाइन कर देते हैं। और क्या ये जो सेल साइज कुछ बड़ा है, कुछ छोटा है, किसी में सिलियरी प्रोजेक्शंस हैं, कहीं पे फ्लैजेलर प्रोजेक्शंस हैं, कहीं माइक्रोविलाई है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, मतलब उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो क्या ये मॉर्फोलॉजी इन्होंने अपने शौक से गेन किया? क्या ये बड़े सेल और जो छोटे सेल्स हैं, जो लार्जर सेल्स हैं, जो स्मॉलर सेल्स हैं, क्या उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो सेम है? क्या उनके पास जो मेटाबॉलिक रेट है वो सेम है? तो ऐसे कई सवाल अपने दिमाग में आते हैं जिसके लिए हमें ये चीज पढ़ने की जरूरत होती है, और हमें आपको पढ़ाने की जरूरत होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो हम लोग जो कुछ चीजें हम लोग देखेंगे, वो पहला होगा कि भाई सेल साइज को लेकर के वैसे कौन से फैक्टर हैं जो किसी एक पर्टिकुलर सेल के साइज को डिफाइन करते हैं, और वो फैक्टर किस तरह से सेल को अफेक्ट करते हैं, अगर उनमें कुछ वेरिएशंस होते हैं तो वो फर्दर क्या हो सकता है। तो इस चीज को आज के लेक्चर में हम जानेंगे। हाँ तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम सेल के साइज के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं, कैसे वो फैक्टर्स हैं जो कि डिफाइन करेंगे एक सेल के साइज को और सेल के वॉल्यूम को। तो हमारा क्या है, in this lecture we are going to study about the factors which defines or limits the cell size and cell volume। किसी एक सेल के साइज को और सेल के वॉल्यूम को कुछ कौन से वो सारे फैक्टर्स हैं जो उनको डिफाइन करते हैं, जो उनको लिमिट करते हैं। तो जो पहला फैक्टर है, द फर्स्ट वन इज व्हाट कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। मतलब न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का रेशियो कैसा है वो डिफाइन करेगा सेल के साइज को। दूसरा जो हम देखेंगे, द सेकेंड वन इज सरफेस एरिया is to वॉल्यूम रेशियो। एक सरफेस एरिया, सेल का सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम को उनकी जो रेशियो होगी
वो सेल को एक अफेक्ट करेगी, सेल के साइज को, सेल के वॉल्यूम को कैसे अफेक्ट करेगी वो भी हम सारी चीजें देखेंगे। लेकिन बिफोर दैट हमने क्या लिखा है कि पहला जो फैक्टर है वो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होगा एक सेल में वो अफेक्ट करेगा सेल के साइज को। दूसरा है सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो एक रेशियो होगा किसी एक पर्टिकुलर सेल में वो भी अफेक्ट करेगा, वो भी अफेक्ट करेगा एक सेल के साइज को और वॉल्यूम को। एंड थर्ड वन इज, जो तीसरा होगा, इट इज व्हाट, द मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट जो भी किसी एक पर्टिकुलर सेल में सेल की जो मेटाबॉलिक रेट होगी, जो मेटाबॉलिज्म जो वो करते हैं, जिस रेट से करते हैं, उसके बेसिस पे सेल की साइज को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है ये तो मैंने आपको बता दिया कि एग्जैक्टली क्या है। एक न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का जो कितना न्यूक्लियस, कितने बड़े एरिया में न्यूक्लियस है, कितने बड़े एरिया में साइटोप्लाज्म, उसकी जो रेशियो हम निकालेंगे उसके बेसिस पे सेल का साइज डिफाइन होगा। दूसरा, किसी भी सेल का एक सरफेस एरिया होगा और उसकी वॉल्यूम होगी, उसकी रेशियो जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके बेसिस पे सेल का साइज डिफाइन होगा। और तीसरा है मेटाबॉलिक रेट। Before studying in detail into these three factors, मैं एक नोट करके लिख देना चाहूंगा, इसे आप अपने जहन में रखिएगा कि जो सेल जितना छोटा होगा, जो सेल जितना छोटा होगा उसकी मेटाबॉलिक रेट जो होगी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब स्मॉलर द सेल्स, स्मॉलर द सेल, higher will be the metabolic rate, higher will be the metabolic rate। मतलब जो सेल जितना छोटा होगा उसका जो मेटाबॉलिक रेट होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। तो ये एक चीज तो हम जान गए, मतलब अगर ये मेटाबॉलिक रेट सेल को डिफाइन करता है, मतलब क्या हुआ, if the metabolic rate is high, if the metabolic rate is high, the cell is small, and if the metabolic rate is low, the cell is a bit larger। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, स्मॉलर द सेल हायर विल बी द मेटाबॉलिक रेट। मतलब सेल जितना छोटा होगा उसका मेटाबॉलिक रेट उतना ही ज्यादा होगा। मतलब जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होंगे, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स आर स्मॉलर इन साइज। क्या होंगे, जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होंगे दे आर जनरली स्मॉलर इन साइज। ये इस चीज को याद रखिएगा, ये आगे भी ये अप्लाई होगा, ये आगे भी अप्लाई करेंगे अपन, इसके बेसिस पे हम इसे भी डिफाइन करेंगे। तो अपन मैथमेटिकली अपन क्या लिख सकते हैं भाई कि इफ अ सेल, the metabolic rate of the cell is inversely proportional to the cell size। मतलब मेटाबॉलिक रेट मैं शॉर्ट में लिखता हूं, दैट इज मेटाबॉलिक रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेल साइज। एक शॉर्ट में मैंने इसे बना दिया, आप इसे अपने दिमाग में सेट करके रखेंगे। मेटाबॉलिक रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेल साइज। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या कि अगर मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है मतलब सेल का साइज छोटा है, और अगर मेटाबॉलिक रेट कम है मतलब सेल का साइज बड़ा हो गया। समझिएगा मैंने क्या कहा कि मेटाबॉलिक रेट अगर ज्यादा है तो सेल का साइज क्या होगा, छोटा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा मान लीजिए, जो इस तरफ होगा वो इसके अपोजिट बिहेव करेगा और जो यहां होगा वो इसके अपोजिट बिहेव करेगा। मतलब क्या हुआ, अगर ये इधर मान लेते हैं मेटाबॉलिक रेट जो है
वो हाई है, तो सेल साइज क्या होगा भाई, जो सेल साइज होगा वो क्या होगा, लो होगा। अगर मान लेते हैं कि मेटाबॉलिक रेट कम है तो सेल का साइज क्या होगा भाई, तो सेल का साइज बड़ा होगा। ये आप समझ गए होंगे कि मेटाबॉलिज्म कैसे अफेक्ट करेगा सेल को, सेल के साइज को। तो जितने भी स्मॉलर साइज्ड सेल्स होते हैं they are highly metabolically active, they are having very high metabolic rate. Now that metabolic rate depends upon the smaller size, ये हम कह सकते हैं, लेकिन ये smaller size डिपेंड करता है इन दोनों पे। मतलब ये जो मेटाबॉलिक रेट है, that particular metabolic rate is, हम कह सकते हैं कि किसी भी सेल का जो स्मॉलर सेल्स होते हैं दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव because they are having a very high nucleocytoplasmic ratio and surface area is to volume ratio। मतलब मैंने क्या कहा, अभी दूसरा सेंटेंस अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, the metabolic rate metabolically active cells are smaller due to, क्यों है भाई, क्यों ये स्मॉलर है, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स स्मॉलर क्यों है, ड्यू टू, पहला ड्यू टू फर्स्ट हाई, मैं इसे हाई रिप्रेजेंट कर रहा हूं ज्यादा, ठीक है, लगे तो मैं हाई लिख देता हूं, ड्यू टू हाई न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ड्यू टू हाई न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो एंड द सेकेंड जो हम यूज करेंगे, ड्यू टू high surface area is to volume ratio, due to high surface area is to volume ratio। अब यहां से हमारी कहानी शुरू हो जाती है कि जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होंगे, those cells which are having a very high metabolic rate, they are smaller in size and they are smaller in size due to high nucleocytoplasmic ratio and high surface area is to volume ratio। ठीक है, जो भी मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होंगे वो स्मॉलर हैं, क्यों है, क्योंकि उनके पास जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो ज्यादा है, क्योंकि जो सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो है वो ज्यादा है। तो अब ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी अफेक्ट कर रहा है, हम देख रहे हैं ना कि ये भी अफेक्ट कर रहा है इसको। और जनरली हमारा पढ़ना फोकस एक सेल के ऊपर यही है कि सेल कैसे, अगर कोई सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा तो वो ज्यादा डिवाइड कर सकता है, वो ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा से ज्यादा बायोलॉजिकल प्रोसेस को जल्दी से कंप्लीट कर सकेगा, राइट। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो की जब हम बात करेंगे तो दैट पर्टिकुलर रेशियो इज आल्सो कॉल्ड एज, it is also called as Kern-Plasm ratio। That particular nucleocytoplasmic ratio is also called as Kern-Plasm ratio। इसे हम Kern-Plasm ratio भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है, अगर न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा, अगर न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा मतलब वो सेल्स को काफी बेटर वे में कंट्रोल कर सकता है। मैंने क्या कहा ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए आप इस चीज को यहाँ पे आने से पहले हम घर पे पहुंचते हैं अपने, जो घर पे अगर डिसिप्लिन बेटर होगा, जो एक कोई हेड होंगे घर के, अगर वो स्ट्रिक्ट हैं तो उनके विदाउट डिसीजन घर में कोई काम नहीं होगा, या कुछ भी होगा तो उनसे राय सलाह लेकर के होगा, क्योंकि ही इज द बॉस ऑफ आवर होम। अपने होम के लिए, अपने घर के लिए वो बॉस हैं। वैसे ही न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज द
ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज व्हाट द ब्रेन ऑफ द सेल। अगर न्यूक्लियस का साइज छोटा हो जाता है तो उस वो पर्टिकुलर सेल को बेटर वे में कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए हम एक सेल बनाते हैं, ये हमने एक सेल को बनाया। अब इस सेल में क्या है भाई, यहाँ पे बीच में मान लीजिए इतना बड़ा न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये एक छोटा सा न्यूक्लियस है। लगे तो इसे और छोटा कर देते ताकि डिफरेंस काफी बेटर वे में समझ में आए। यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज बड़ा है और यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो छोटा है। हम इसे क्या कह रहे हैं, ये एक सेल है जहां पे ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे न्यूक्लियस बड़ा है मतलब ये जो न्यूक्लियस होगा यहाँ पे, ये जो न्यूक्लियस होगा यहाँ पे, ये सेल को प्रॉपरली रेगुलेट कर सकता है, उसके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर सकता है। मतलब ये जो न्यूक्लियस है जिसे हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द सेल। सेल के ब्रेन कह सकते हैं इसे, सेल का ब्रेन कह सकते हैं और इसे भी कह सकते हैं। तो जितना जो डिसीजन मेकर है अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं है, वो टफ नहीं है, बेटर डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो वहां पे कोई भी चीजें सिस्टमेटिक वे में नहीं होगी। जो जैसा चाहेगा वैसे अपने हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर कोई स्ट्रिक्ट है तो वहां पे जो बंदा हेड है घर का, वो जो चाहेगा वही होगा। वैसे ही जैसे ही न्यूक्लियस का साइज छोटा होता जाएगा, साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है, मतलब हमने क्या देखा, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियो बोले तो न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म तो भाई क्लियर है ही। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रेशियो, अगर ये इतना स्पेस ले रहा है तो बट ऑब्वियस जो साइटोप्लाज्म का स्पेस है वो घट जाएगा। अगर ये स्पेस कम ले रहा है तो साइटोप्लाज्म का स्पेस बढ़ जाएगा। तो इसकी रेशियो घटती है। जैसे मान लीजिए इसे हम 2 यूनिट पकड़ लेते हैं, न्यूक्लियस का हम 2 यूनिट पकड़ते हैं और साइटोप्लाज्म का हम 4 यूनिट पकड़ते हैं, ठीक है। तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे दोनों का साइज सेम है, न्यूक्लियस मान लेते हैं ये है, तो जब साइटोप्लाज्म का स्पेस बढ़ गया, न्यूक्लियस को हमने क्या माना, 1 यूनिट मान लिया, ठीक है, हमने क्या माना 1 यूनिट। और साइटोप्लाज्म तो बट ऑब्वियस ये क्या होगा, मान लीजिए 6 है, 6 यूनिट मान लेते हैं साइटोप्लाज्म को लेकर के। तो जब इसकी रेशियो निकालेंगे 1/6 हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो रेशियो है ये घट गई, ये जो रेशियो है ये घट गई है 1/6। इट इज बोले इट इज वेरी इक्वल टू 0.16 और ये क्या है 0.50। तो रेशियो ज्यादा कहां है भाई, रेशियो इस पर्टिकुलर कंडीशन में है जो हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं। इसे मान लेते हैं ये हमारा कंडीशन 1 था और ये हमारा कंडीशन 2 था। तो अगर रेशियो ज्यादा होगी तो यहां पे ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे और सेल छोटे होंगे। यहां पे मैंने क्या कहा कि अगर जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होंगे वो स्मॉलर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनका न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो ज्यादा होता है। जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है वो ज्यादा होता है और हाई सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो भी ज्यादा होता है। तो हम अभी इसे भूल जाते हैं, इससे हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो ये दो कंडीशन में ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो ज्यादा है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो ज्यादा है और यहाँ पे न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो कम गया। तो जब ये न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो कम गया तो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक रेट भी अफेक्ट करेगा, मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करेगा कि नहीं। सीधे सीधे कह सकते हैं, ये एकदम क्लियरली विजिबल है। 0.50 0.16 ये छोटा हो गया, इसका ये रेशियो ज्यादा है। तो जब ये रेशियो ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं वो मेटाबॉलिकली क्या होंगे, सेल साइज देखिएगा। हमने क्या कहा, फिर से मैं बताता हूं कि मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स जो होंगे वो स्मॉलर होंगे। क्यों होंगे भाई, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो ज्यादा है। मतलब वो ये कंडीशन जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है और सेल का साइज छोटा हो जाएगा।
और यहाँ पे ये सेल का साइज ज्यादा हो जाएगा और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव इसके कंपैरिजन में कम होगा। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कम गई और यहाँ पे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ज्यादा है। तो शायद ये बेटर वे में हम समझ गए होंगे कि ये है क्या, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रेशियो कितना इस पे सब उपाय कर रहा है। एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो भी बचा है, इसे भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ तो बच्चों अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे अफेक्ट करेगा, इसका क्या रोल है। सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो, जो सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो है, ये कैसे अफेक्ट करेगा किसी पर्टिकुलर सेल के मेटाबॉलिक रेट को। ये तो हम पहले हमने लिख दिया है कि भाई ऐसी कुछ चीजें होती है, अगर हाई सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो रहा तो जाकर के सेल स्मॉलर होगा और मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं, इस कंडीशन को हम यहां से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक सेल लेते हैं, मान लेते हैं कि एक सेल जो है वो क्यूब के साइज में है। ये क्या है, एक क्यूब के साइज में है। तो इसको लेकर के हम दो कंडीशन लेंगे, इससे हम 2 या 3 कंडीशन ले लेंगे, उसमें क्या फर्क गिरता है, कितने भी कंडीशन ले लेंगे जिससे कि आपको बेटर वे में समझ में आ जाए, और कुछ नहीं। मेरा प्राइम मोटो है आपको समझा देना, ठीक है। तो पहला, अब मान लेते हैं कि इसका ये जो फर्स्ट केस है, जो हम फर्स्ट केस लेंगे उसमें ये जो एक साइड है, साइड इज इक्वल टू 1 यूनिट है। कुछ भी हो, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, फीट हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं गिरता, 1 यूनिट हम लेते हैं, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। और इसका वॉल्यूम हमें निकालना क्या है भाई, हमने पहला कंडीशन क्या लिया है, सरफेस एरिया लिया है। लगे तो ये कंडीशन हम यहां ना लिख करके हम इधर रखते हैं, सरफेस एरिया, यहां पे वॉल्यूम, और यहां पे सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम की रेशियो, ठीक है। पहला कंडीशन में हम लेंगे 1 यूनिट, दूसरा कंडीशन जो हम लेंगे वहां पे लेंगे 2 यूनिट, और तीसरा कंडीशन जो हम यूज करेंगे वहां पे हम यूज करेंगे 3 यूनिट, ठीक है। अगर 1 यूनिट है तो सरफेस एरिया क्या होगा भाई, इसका सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइड का स्क्वायर। इसका वॉल्यूम क्या होगा, 1। सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, 1/1 इज इक्वल टू 1। ओके, दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या एक साइड का लिया है, एक साइड 2 यूनिट का है, मतलब सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब इसकी रेशियो क्या होगी, रेशियो सरफेस एरिया कितना है 4 और वॉल्यूम कितना है 8, 4/8 is equal to 1/2, 0.5, 0.5 यहां पे इसकी रेशियो आई है। तीसरा हम क्या ले रहे हैं, तीसरा जो कंडीशन, दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन, दिस इज व्हाट सेकंड कंडीशन, एंड दिस वन इज द थर्ड कंडीशन। तीसरा कंडीशन हमने क्या लिया है कि साइड, एक साइड जो इसका है वो 3 यूनिट का है, तो सरफेस एरिया क्या होगा भाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। वॉल्यूम क्या होगा 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27, और यहां पे इसकी जो रेशियो होगी, ये हमारा रेशियो का कॉलम है, वहां पे क्या होगा 9/27, सॉरी इट इज 27, 9/27। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या हो गया भाई 1/3 इक्वल्स टू 1/3 मींस 0.33 लाइक दैट बढ़ता जाएगा, यहाँ पे 0.50 है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे सेल का साइज बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे सेल का साइज बड़ा हो रहा है, सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो जो है
it is keep on decreasing. It's keep on decreasing. Why? Because the size of the cell gets increasing. जैसे जैसे साइज ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम की जो रेशियो है वो डिक्रीज कर रही है। तो इस चीज को, ये जो पार्ट हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है, इस पर्टिकुलर पार्ट को अब हम यहां से कंपेयर करते हैं। हमने क्या कहा था कि जो सेल स्मॉलर होंगे उनका हायर विल बी द मेटाबॉलिक रेट होगा, और ये जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स है, जहां पे मतलब ज्यादा मेटाबॉलिज्म ये कर पा रहे हैं, जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है, वो सेल स्मॉलर है। वो स्मॉलर क्यों है भाई? क्योंकि हाई न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है, या फिर हाई कर्न प्लाज्म रेशियो है, या फिर दूसरा केस क्या है, दे आर हैविंग हाई सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो। मतलब अगर ज्यादा यहाँ पे रेशियो है, सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो अगर ज्यादा है, मींस व्हाट, दैट पर्टिकुलर सेल इज हैविंग हाई सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो। तो यहाँ पे ये क्या होंगे, मेटाबॉलिक रेट इनका ज्यादा होगा। ठीक है, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा मेटाबॉलिक रेट घटता जाएगा। अब देख ही रहे हैं ये सेल का साइज थोड़ा मतलब बढ़ गया है, सेल का साइज क्या हुआ है, बढ़ गया है। तो जो रेशियो है वो रेशियो घट गई है। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो घटती जाएगी, सेल का साइज बड़ा होता जाएगा, और जब सेल का साइज बड़ा होता जाएगा तो उनकी मेटाबॉलिक कैपेसिटी, जो मेटाबॉलिक रेट है, वो घटती जाएगी। क्योंकि हमने क्या लिखा है, मेटाबॉलिक रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेल साइज और साइज ऑफ द सेल। तो जितना ज्यादा बड़ा, यहां देखिएगा, जितना ज्यादा बड़ा सेल का साइज है उतना ही कम घट रहा है मेटाबॉलिक रेट। देख रहे हैं, ये जो मेटाबॉलिक रेट है ये घटती जा रही है ना। ये मेटाबॉलिक रेट हम यहां दे रहे हैं, जो मेटाबॉलिक रेट है वो यहां सबसे कम होगी क्योंकि सबसे बड़ा साइज है, इससे ज्यादा इसका होगा क्योंकि जो साइज है इसका इससे छोटा है, और सबसे ज्यादा इसका होगा क्योंकि सबसे छोटा सेल यहां पे है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो कैसे सेल के साइज को अफेक्ट करेगा, कर्न प्लाज्म रेशियो या जिसे हम न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कहते हैं वो कैसे सेल के साइज को अफेक्ट करेगा, और इन तीनों फैक्टर्स में, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो में, सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो में एंड मेटाबॉलिक रेट में क्या रिलेशन है, वो कैसे चीजों को मैनेज करता है, कैसे चीजों को लिमिट करता है। तो शायद ये आपको बेटर वे में अभी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक ब्रीफ दे दूंगा सबका, एक मतलब जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हम लोग तो बायोलॉजी वाले हैं, बहुत ज्यादा काम में नहीं आता है, तो जो थोड़ा बहुत बेसिक्स हमने पढ़ा है फिजिक्स में उसे हम यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो बच्चों अभी तक हमने जो भी पढ़ा उससे जरा सा समराइज करते हैं। क्या पढ़ा हमने? सबसे पहला चीज तो हमने पढ़ा कि इफ मतलब जो मेटाबॉलिक रेट होगा, मेटाबॉलिक रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ सेल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द size of the cell, size of the cell, मतलब higher the cell size क्या होगा, lower will be the metabolic rate, और lower the cell size higher will be the metabolic rate, या smaller the cell size higher will be the metabolic rate। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, higher, इसको ऐसा लिखते हैं, higher the nucleocytoplasmic ratio,
higher the nucleocytoplasmic ratio, higher will be the metabolic rate. Higher will be the metabolic rate. जितना ज्यादा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होगा उतना ही ज्यादा मेटाबॉलिक रेट होगा. मतलब हायर द, जो या फिर अपन कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होगी, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, मैं एनसीआर से इसे लिख रहा हूं, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मेटाबॉलिक रेट के. जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मेटाबॉलिक रेट. तीसरा हम जो चीज देखेंगे वो क्या देखेंगे, हायर द surface area, higher will be the metabolic rate. Higher will be the metabolic rate. मतलब क्या हुआ, that is क्या हुआ कि अगर ये जो सरफेस एरिया इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो. हायर द सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो, हायर विल बी द मेटाबॉलिक रेट. मतलब क्या हुआ कि जो सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो है, सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटाबॉलिक रेट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटाबॉलिक रेट. ये दूसरा पार्ट हो गया हमारा जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है. और ये हमारा पहला था कि मेटाबॉलिक रेट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द साइज ऑफ सेल है. दूसरा है कि जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो मेटाबॉलिक रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मतलब अगर ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ज्यादा होगा तो मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो अगर कम होगा तो मेटाबॉलिक रेट कम होगा. तीसरा पार्ट, हायर द सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो, it is ratio, surface area is to volume ratio, higher will be the metabolic rate. जब surface area is to volume ratio ज्यादा होगा तो metabolic rate ज्यादा होगा. surface area is to volume ratio अगर मान लीजिए कम है तो क्या होगा, metabolic rate भी कम होगा. सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो अगर ज्यादा है तो मेटाबॉलिक रेट भी ज्यादा होगा. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ. फाइन, यहां पे भी सेम हम अप्लाई कर सकते हैं. अब इसके साथ क्या हम इसके साथ इसको ऐड कर सकते हैं? या समझिएगा कि जब सेल के साइज को अगर अफेक्ट कर रहा है मेटाबॉलिक रेट, मतलब मेटाबॉलिक रेट अगर ज्यादा है तो सेल का साइज कम है, और अगर मेटाबॉलिक रेट कम है तो सेल का साइज ज्यादा है. यहां पे मैंने लिखा भी है, इसे भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. यहां पे मैंने एक इंडिकेशन दिया है आपको. तो क्या ये सेल के साइज को इसके साथ हम कर सकते हैं कि नहीं? जैसा हमने मेटाबॉलिक रेट के साथ किया है, क्या सेल के साइज को यहां डाल सकते हैं? अगर मैं लिखूं कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो अगर सेल के साइज के साथ देने की कोशिश करूं तो क्या होगा? कैसे लिख सकते हैं, किस वे में लिखेंगे उसको भी देख लीजिए. हमने क्या लिखा है कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो
अगर ज्यादा है तो मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सेल के साइज को मेटाबॉलिक रेट के साथ हमने क्या लिखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर ये मेटाबॉलिक रेट पे सेल साइज डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है, सेल के साइज को डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है, अगर ये मेटाबॉलिक रेट ज्यादा लेते हैं तो सेल का साइज कम हो जा रहा है ना, या सेल का साइज अगर कम है तो मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के मेटाबॉलिक रेट अगर सेल साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये भी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना। मतलब जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होगी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेल साइज। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सेल के साइज को लेकर के। मतलब क्या हुआ कि अगर सेल का साइज यहां पे मान लीजिए कम है तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ज्यादा होगा। जब ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ज्यादा होगा तो मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा। ठीक है, अगर सेल का साइज बड़ा है मतलब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कम है, मेटाबॉलिक रेट भी कम जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसके साथ भी हम कर सकते हैं कि जो सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम जो रेशियो है वो भी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, सेल के साइज के बराबर, सेल के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, जैसा यहां पे हुआ है, सेम लाइक दैट। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजियस नहीं है अगर हमारा कॉन्सेप्ट प्रॉपर है तो। अगर मैं आपको प्रॉपरली समझा पाया हूं तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूजियस नहीं है। हम इसके साथ इसको जोड़ सकते हैं और इसके साथ इसको जोड़ सकते हैं, बहुत इजी है। लेकिन अब आप समझिए कि अगर ये सारी चीजें हो गई हैं, सेल बड़ा हो गया है, सेल बड़ा हो गया है, जब सेल बड़ा हो गया तो क्या उसका मेटाबॉलिक रेट एकदम घटता जाएगा? वो कैसे अपने मेटाबॉलिक रेट को अफेक्ट करेगा, वो कैसे अपने मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करेगा? एक तरह से कह सकते हैं, अफेक्ट नहीं, मेंटेन। जब सेल का साइज बड़ा हो गया तो मेटाबॉलिक रेट तो घट ही जाएगा, लेकिन वो कैसे बढ़ाएगा? तो इन दैट केस दे फर्दर परफॉर्म सम एक्सटेंशंस और सम एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, they further design or they form some extra structures, वो कुछ अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं लाइक स्यूडोपोडिया। जो लार्जर सेल्स होते हैं, the larger cells the larger cells maintain their metabolic rate by forming some structure such as pseudopodia और microvilli or the extension of cell membrane जो larger cells हो गए, the larger cells maintain their metabolic rate by forming some structures such as pseudopodia or microvilli or the extension of the cell membrane. They simply modify their cell membrane into different structures, and by doing that they are capable of maintaining the metabolic rate of the cell. Means these pseudopodia and microvilli, they are the extension of the cell membrane. Cell membrane ही modify हो जाता है और वो pseudopodia form कर लेता है, microvilli form कर लेता है, और they can do what? Or they can attain
the cylindrical shape, वो अपने शेप को चेंज कर लेते हैं। जब वो अपने शेप को चेंज कर लेंगे तो फर्दर दे कैन मेंटेन द मेटाबॉलिक रेट। सो दीज आर सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस, दे डू सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन द लार्जर सेल्स, क्योंकि लार्जर सेल्स जो होंगे दे आर मेटाबॉलिकली नॉट वेरी एक्टिव। सो टू मेंटेन दैट डेफिशिएंसी, टू मेंटेन दैट, एक तरह से कह सकते हैं कि जो इनका नेगेटिव पार्ट हो जाता है लार्जर सेल का कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होते हैं, उसको वो मेंटेन कर ली। दे डू व्हाट, वो क्या करते हैं, वो एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन करते हैं, लाइक स्यूडोपोडिया एंड माइक्रोविलाई, लाइक स्यूडोपोडिया एंड माइक्रोविलाई। ये दोनों क्या है, दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लगे तो मैं और हटा देता हूं और मैं इसे ब्रैकेट में डाल देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना करें। ओके, और दे कैन चेंज द शेप ऑफ द सेल, दे कैन बी सिलेंड्रिकल, वो सिलेंड्रिकल हो जाएंगे, वो किसी और शेप को गेन कर लेंगे, जिसकी वजह से दे आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग द न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो और कर्न प्लाज्म रेशियो, और दे कैन मेंटेन द सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो। वो उसको अगर मेंटेन कर लेते हैं तो मेटाबॉलिक रेट तो इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। अब ये हमें समझ में आ गया है। ओके, तो अब आगे की लेक्चर्स में हम टाइप ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ मैंने फाउंडेशन कोर्स में भी मैं डाल के रखा हूं, एनिमल सेल, प्लांट सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, एंड एक ब्रीफ मैं आपको देता जाऊंगा ताकि ये चैप्टर आपको और इजी होता जाए। तो आई होप कि आपको पूरा बेटर वे में समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट पढ़ने में आ रहा है, देन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, you can like my channel, you can mention me in your comment box so that I can help you many more. Okay, thank you very much.